गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। और आज मैं आपको 8th क्लास स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको सिविक्स का चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। दिस इज़ पार्ट ऑफ सोशल स्टडीज़। सोशल स्टडीज़ 3 पार्ट्स में होता है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड सिविक्स। फाइन, तो हम सिविक्स डिस्कस करेंगे। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ कि व्हेन यू आर अ स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, बहुत टफ भी होते हैं और बहुत इजी भी होते हैं। टफ तब होते हैं जब आप उनको अच्छे से नहीं समझते हो, और बहुत सरल तब हो जाते हैं जब आप उनको मन से पढ़ते हो, बहुत अच्छे से पढ़ते हो। अब एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट सुन लो, वो ये कि ये जो क्लासेस होती हैं 6th 7th 8th 9th 10th, इसमें आप सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़िए ताकि आप समझ सकें कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है। ठीक है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि कोई बच्चा साइंस पढ़ेगा, मैथ्स पढ़ेगा तो ही वो अच्छा करियर बनाएगा। सारे सब्जेक्ट में बहुत अच्छा करियर बनता है बशर्ते कि आपने उसकी डीप स्टडी की हुई हो। तो हिस्ट्री हो या सिविक्स हो, चाहे साइंस हो या बायोलॉजी हो या मैथ्स हो या केमिस्ट्री हो, एवरी सब्जेक्ट इज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग। बस आपका इंटरेस्ट किस में है ये फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, और जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है ना, आप अपनी लाइफ उसके साथ ही जियो। क्योंकि जब आप अपने इंटरेस्ट से काम करते हो ना, तो वो काम आपके लिए फिर कोई हार्ड वर्क नहीं रह जाता। और ये हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी सब्जेक्ट है उसमें बड़ी से बड़ी पोस्ट मिल सकती हैं अगर वो आपके इंटरेस्ट की चीज़ है। तो इसीलिए मैं आपको ये बातें बोल रही हूँ, क्योंकि अब आप 8th क्लास के स्टूडेंट हो बेटा, तो 8th क्लास के स्टूडेंट उस कंडीशन में होते हैं जब वो खुद को पहचाने, वो अपनी चॉइस को पहचाने कि उन्हें क्या अच्छा लगता है। ठीक है, आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको इंजीनियर ही बनना है या डॉक्टर ही बनना है या सोशल साइंस तो ऐसे ही सब्जेक्ट है, कुछ नहीं होता उससे, ऐसा कुछ नहीं है। इतने बड़े बड़े जजेस होते हैं, मजिस्ट्रेट्स होते हैं, बहुत सारी पोस्ट होती हैं जिनका नाम भी हमने नहीं सुना होगा, आपने स्पेशली, क्योंकि आप अभी बहुत छोटे हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, हर सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ो, वो सिर्फ इसलिए ताकि आप खुद को पहचान सको कि आपको किस में इंटरेस्ट है, और जिसमें आपको इंटरेस्ट हो वही आप करियर बनाना। दूसरे को देख के कभी कोई काम नहीं करना। ये मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि अभी आपका बच्चा अगर 8th क्लास में आ गया है तो नाउ ही और शी इज़ इन द कंडीशन कि वो खुद को पहचाने। आप अपने बच्चे को पहचानिए कि वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस में ले रहा है, क्योंकि अगर आप उसके इंटरेस्ट का काम उससे कराएंगे ना, तो वो अगर 80% स्कोर कर सकता है तो वो 96-97% पे जाएगा, और यही उसका करियर बनने दें, क्योंकि हर सब्जेक्ट में करियर बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल भी बच्चों के साथ ज़बरदस्ती ना करें। कई परिवारों में ये होता है कि जो पेरेंट्स को पसंद है बच्चे को वही करके दिखाना है, तो प्लीज़ डोंट डू लाइक दिस। बच्चे को उसकी ज़िंदगी जीने दीजिए, उसकी चॉइस क्या है। तो आप भी अपने बच्चे को पहचानो और बच्चों खुद भी खुद को पहचानो। ठीक है, तो अभी हम एक फर्स्ट चैप्टर जो है आपके कोर्स का, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ये सोशल स्टडीज़ का एक पार्ट है, सिविक्स। इसमें फर्स्ट चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में कहते हैं संविधान। तो हम जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं उसका मतलब हुआ भारत का संविधान। ठीक है, अब संविधान है क्या। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसको हर इंडियन को फॉलो करना होता है। ठीक है, और बहुत सारे राइट्स भी हैं, बहुत सारे अधिकार ऐसे हैं जो हम सिटीजन्स को दिए गए हैं। अब आप 8th क्लास के बच्चे हो तो मैं होप कर सकती हूँ कि ये टर्मिनोलॉजी जो है, जो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जैसे कि सिटीजन्स बोला मैंने, तो आई नीड नॉट टू एक्सप्लेन व्हाट इज़ सिटीजन, व्हाट इज़ कंट्री, ये सब आपको पता है ना। तो हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली होता क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हमारी गवर्नमेंट ने बनाए हैं। गवर्नमेंट में बहुत सारे लोगों ने मिलकर बनाए हैं, बहुत जो इंटेलेक्चुअल्स हैं इंडिया के, उन्होंने मिलकर बनाए थे, और उसमें बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया था। ठीक है, अब उनमें बहुत सारी ड्यूटीज़ भी थी और बहुत सारे राइट्स भी थे। मतलब हमारे कर्तव्य भी बताए गए हैं कि एक भारत में रहने वाला जो नागरिक है वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति से ऊपर सबसे पहले एक इंडियन होता है, और इसीलिए सभी इंडियंस के लिए कुछ कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं यहाँ रहने के लिए, और इसके अलावा उनके कुछ अधिकार हैं, कुछ राइट्स हैं, और उनकी कोई ड्यूटीज़ हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन में इन्वॉल्व की गई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल की गई हैं। इसी को हम भारत का संविधान कहते हैं।
ठीक है। अब पहली चीज़, सबसे पहले संविधान को कब लागू किया गया था? लागू करना तो दूर की बात है, सबसे पहले इसके बारे में जो हमारे गवर्नमेंट में जो लोग होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, गवर्नमेंट में अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। हम सिर्फ गवर्नमेंट के नाम पे जनरली हम नेताओं को इमेजिन कर लेते हैं, है ना, लेकिन और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो संसद में बैठे हुए होते हैं या फिर विधानसभा में बैठे होते हैं। उनमें जो जितने भी लोग बैठे होते हैं उसमें सब मंत्री नहीं होते, ऑल ऑफ देम आर नॉट मिनिस्टर्स। वो जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जो विधानसभा होती है, उसमें लगभग 500 लोग होते हैं और वो 500 लोग अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारी पार्लियामेंट होती है, लोकसभा होती है हिंदी में हम कहते हैं, उसमें भी लगभग 350 करीब लोग होते हैं और वो भी सब मिनिस्टर्स नहीं होते हैं, वो भी अलग अलग ऑक्यूपेशन वाले अलग अलग फील्ड के लोग होते हैं और वो सब मिलके गवर्नमेंट में शामिल होते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट का मतलब सिर्फ मिनिस्टर से नहीं होता है, पहली बात तो ये समझ लो, ठीक। अब देखो, सारे स्टूडेंट ये बात समझेंगे, जो मैं बता रही हूँ वो सुनेंगे भी, लेकिन मैं जानती हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको इस चीज़ में बहुत इंटरेस्ट आएगा और वही उनका पैशन है, ये बात ध्यान रखना। तो आगे जाके आपको किस चीज़ की स्टडी करनी है, किस में आपको करियर बनाना है, वो अभी से शुरू हो जाता है। सो जस्ट पहचानो खुद को, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट जो होती है वो सिर्फ मिनिस्टर्स नहीं होते हैं, जो पार्लियामेंट में जितने लोग दिखते हैं या लेजिस्लेटिव असेंबली में जो लोग दिखते हैं, वो सब अलग अलग फील्ड में काम करते हैं और सब एक साथ मिलके गवर्नमेंट बनाते हैं, ठीक है, ओके। अब इसी तरीके से जो पार्लियामेंट में बैठे हुए कुछ लोग थे, मेरे ख्याल से 26 नवंबर था तब, इट वॉज 26 नवंबर 1949. It was the 26th day of November month and it was the year of 1949, जब हमारे देश के बहुत इंटेलेक्चुअल लोगों ने, बहुत होशियार लोगों ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए और उस पर सिग्नेचर किए और तब डिसाइड किया गया कि एक भारत का जो नागरिक होगा, जो सिटीज़न होगा इंडिया का, वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत इस देश में रहने का अधिकारी होगा। He has to follow some rules and regulations to stay in the country India, ठीक है। तो इट वॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके बाद जब सारा प्रोसीजर हो गया तब 1950 में उसको एनेक्टेड किया गया। एनेक्टेड मतलब करने का मतलब होता है किसी चीज़ को लागू कर देना, ये लागू कर दिया गया था 1950 में, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कौन कौन से रूल्स इन्वॉल्व किए गए थे, ठीक। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि सभी बच्चों के पास बुक सेट हो, क्योंकि बुक के बगैर तो नॉलेज नहीं हो पाएगी, है ना। अगर मैं कुछ आपको बता रही हूँ, आप कहानी जैसे सुन लोगे तो दैट विल नॉट बी यूज़फुल, उसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल परचेज द बुक सेट्स एंड ओपन योर बुक एट पेज नंबर 230। 230 नंबर पेज पे सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर शुरू होता है। Let us start the lesson with a simple quiz and find out what you know about Indian Constitution. Okay. इसमें कुछ questions पूछे गए हैं। Who is called the architect of the Indian Constitution? When did Constitution of India come into force? How many fundamental rights are presently included in the Constitution? Which type of democratic system is laid down in the Constitution? Which country has the largest written constitution in the world? तो इसमें starting में कुछ questions दिए हुए हैं, ये question हम इस chapter में cover भी करेंगे। ये क्वेश्चन देने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको एक आइडिया दे दिया गया है, क्योंकि आप अभी ये चैप्टर पढ़ना शुरू कर रहे हो तो ऑब्वियसली इन क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं पता होंगे, पर इन क्वेश्चन को देने का मतलब ये नहीं है कि आपका टेस्ट करा जाए। इन क्वेश्चंस को देने का मतलब ये है कि वो आपको ये आइडिया दे रहे हैं कि इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, ठीक है, ओके। तो when it became certain that India would soon be an independent sovereign country, our leader decided that a free India would adopt a democratic system of governance. Thus, a year before 1947, preparation for drafting the details of the system of governance began. More than 2 years and 11 months later, the final draft of India's constitution was ready. In this chapter, we will develop the basic characteristics of the Indian constitution.
तो इसमें ये बताया गया है कि जब हम इंडिपेंडेंट हम होने वाले थे, हमारे को जब ये अंदाज़ा हो गया था कि यहाँ से ब्रिटिश गवर्नमेंट जा रही है और वी आर जस्ट गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट कंट्री, तब हमारे नेता लोग जो थे, हमारे कंट्री के जो इंटेलेक्चुअल्स थे, उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी थी, क्योंकि उनको ये दिमाग में आया था कि हम जब फ्री हो जाएंगे तो हमारे कुछ कानून होने चाहिए, हमें हमारी कंट्री को किन किन कानूनों के हिसाब से, किन किन रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलाना है, वो सब उनके दिमाग में आने लग गया था। तो उन्होंने काफ़ी टाइम लगाया इसमें, मेरे ख्याल से 1-2 साल बल्कि और भी ज़्यादा ही लगा, और फाइनली 26 नवंबर को और 1949 को उन्होंने साइन कर दिए एक पूरे डॉक्यूमेंट पर, जिसको कि कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, और उसके कुछ छोटे छोटे आइडियाज़ हम पढ़ेंगे कि एक्चुअली व्हाट इज़ इनसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड आइडियोलॉजिकल टेनेंट according to which a nation or an organization is governed. The constitution is written law of land. The governance of a country is carried out on the basis of provisions contained in the constitution. अब ये वही बात कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इट इज़ अ bunch of some rules and regulation on the basis of which the government of India will work. सिर्फ इसका मतलब ये है कि ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, कुछ रूल्स और कुछ रेगुलेशंस का, कुछ नियमों का ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके हिसाब से भारत की सरकार काम करेगी, है ना। लेकिन सिर्फ भारत की सरकार ही नहीं, भारत के नागरिक भी काम करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो किसी भी व्यक्ति के लिए, अब गवर्नमेंट में जो लोग रहेंगे, एक मिनिस्टर भी इंडिया का सिटीज़न ही है और एक नॉर्मल इंसान, एक आम आदमी भी इंडिया का सिटीज़न ही है, तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे होंगे जो आपके धर्म, आपकी जाति, आपका स्टेटस, आपकी पोस्ट, सबको पीछे छोड़ते हुए सबसे पहले आपको एक इंडियन सिटीज़न बनाएगा, और वो उसके हिसाब से, मतलब आप इंडियन सिटीज़न हो जाओगे तो आपको जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे वो मस्ट होंगे, फिर चाहे आप कोई मिनिस्टर हो, चाहे आप एक कोई सिंपल से वर्कर हो। गेटिंग? अच्छा, ठीक है। Hence, the constitution of a country lays down certain basic and inviolable rules that both the government and the people have to follow. देखो वही आ गया, ऐसे रूल्स, और ये इनवायोलेबल रूल्स होते हैं, मतलब इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। देखो, पेन लेके बैठना साथ में, और जहाँ जहाँ भी आपको नए वर्ड्स मिलते हैं उनको आप अंडरलाइन करके वही मीनिंग लिखो। ठीक है, पढ़ाई कभी खेल मजाक नहीं होती, पढ़ाई बहुत अच्छे तरह से सीरियसली करनी चाहिए अगर आप सच में सक्सेसफुल होना चाहते हो लाइफ में। ठीक है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं। ओके, तो हम ये कह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए हैं वो इनवायोलेबल हैं, मतलब आप उनको नहीं तोड़ सकते हो, चाहे फिर आप कोई मिनिस्टर हो, चाहे आप एक नॉर्मल बंदे हो, कोई कॉमन सिटीज़न है या फिर वो गवर्नमेंट है। इट डिफाइंस द पावर्स ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसके अलावा जो गवर्नमेंट में, अभी मैंने आपको बताया ना कि गवर्नमेंट सिर्फ मिनिस्टर्स को नहीं कहते हैं, गवर्नमेंट में बहुत सारे फील्ड्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो हर पार्ट को कुछ जो भी काम करना है वो इन रूल्स के अंदर ही रह के करना होगा, इन रूल को तोड़ नहीं सकते, इन रूल्स के बाहर वो नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हर पार्ट में, गवर्नमेंट का हर पार्ट जो है, अभी मैं आपको बताऊंगी कि मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। तो ये सभी पार्ट जो होंगे गवर्नमेंट के, उनको बहुत सारे पावर्स प्रोवाइड की गई हैं। सभी को पता है कि गवर्नमेंट के पास कितनी पावर होती है, लेकिन वो अपनी पावर का यूज़ इन रूल्स के अंदर रहकर ही करेंगे। ठीक है, ओके, और हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बताता है कि कितनी कितनी पावर किस किस पार्ट को दी गई है, यानी कि हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं, इसके अलावा क्या क्या पावर दी गई हैं वो भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है, और एक नॉर्मल इंसान के पास, एक जो कॉमन सिटीज़न है उसके पास क्या क्या अधिकार हैं, वो किस किस बात को लेके गवर्नमेंट तक जा सकता है, कोर्ट तक जा सकता है, वो अधिकार क्या हैं वो भी हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किए गए हैं। ओके, नेक्स्ट, it also defines the relationship between various organs of governance themselves and also with the citizens. इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट में 3 पार्ट्स होते हैं बेसिक, उनमें आपस में रिलेशन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लो आप अपने स्कूल की बात करते हैं, ठीक है,
तो क्या प्रिंसिपल और डायरेक्टर और टीचर और स्टूडेंट सब अपनी मनमानी तो नहीं कर सकते, है ना। हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, हम वही सारे रूल्स बनाते हैं जिसमें कि स्टूडेंट्स की भलाई भी हो और प्लस वो थोड़े कंफर्टेबल भी हों। हम एकदम ऐसे तानाशाही नहीं कर सकते कि नहीं जी कुछ भी रूल बना दिया, चाहे बच्चा उसको फॉलो कर पाए या ना कर पाए, ठीक है। तो इसका मतलब इसी तरीके से टीचर प्रिंसिपल के बीच में, प्रिंसिपल डायरेक्टर के बीच में, हर चारों पार्ट्स के बीच में, जो स्कूल के मेन 4 पार्ट्स क्या हो गए, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, टीचर्स और स्टूडेंट, तो इन चारों पार्ट्स में, जिनको कि हम ऑर्गन्स कहते हैं, इन चारों ऑर्गन्स के बीच में एक आपस का तालमेल होना चाहिए, एक आपस की समझ होनी चाहिए, ठीक है। तभी कोई स्कूल पूरी तरह से ग्रो कर सकता है, डेवलप कर सकता है और अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड कर सकता है। सेम इज़ विद द कंट्री। जब हम कंट्री की बात करते हैं तो जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के तीनों पार्ट्स, दैट इज़ जुडिशरी, लेजिस्लेचर और अपना आ जाता है एग्जीक्यूटिव, ठीक है, ये तीनों पार्ट्स और साथ में सिटीजन्स, जब ये चारों मिलके काम करेंगे, जब चारों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबली काम करेंगे, एक दूसरे की बातों को समझेंगे, तभी कोई कंट्री आगे बढ़ सकती है और डेवलपमेंट कर सकती है, ठीक। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी शामिल किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। सबसे बड़ी बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो सुप्रीम होता है किसी कंट्री में, डेमोक्रेटिक कंट्री में, ठीक है। अब डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होती है वो भी आपको समझाऊंगी, कुछ वर्ड्स हैं जो आपको प्रॉपर्ली समझने चाहिए। तो ये यही कह रहे हैं कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना वो सुप्रीम होता है। इसका मतलब ना कोई धर्म, ना कोई जाति, ना कोई पोस्ट, ना कोई स्टेटस, ना पैसा, कुछ भी इससे बड़ा नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम होगा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा होगा, इसको फॉलो करना, इसकी बातों को मानना सबके लिए ज़रूरी होगा, ठीक है। और अगर कोई इसके अंदर कही हुई बातों को नहीं मानता है, उसका उल्लंघन करता है, उसको वायोलेट करता है, तो ही और शी विल बी पनिशेबल, उसको दंड दिया जाएगा, बस। एंड इट रिप्रेजेंट द वैल्यूज़ एंड विजन्स ऑफ इट्स फाउंडिंग फादर्स। और ये बात भी सही है कि जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, हमें उनका सोच पता चलती है, जो भी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा उससे हमें क्या पता चलता है कि वो लोग किस तरीके के लोग रहे होंगे, उन्होंने कितना कितना सोचा, अपने सिटीजन्स के बारे में सोचा, गवर्नमेंट के बारे में सोचा, देश के बारे में सोचा, तो उन्होंने क्या क्या सोचा, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, ये सब भी हमें कब पता चलेगा, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, ओके फाइन। सो द सेकेंड पॉइंट इज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। तो हमने क्या देखा अभी कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, और हम सेकंड जो हमारा पॉइंट आता है वो ये है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला तो था कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, और अभी हम पढ़ रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। The Constitution protects the right of the citizens irrespective of their caste, gender, religion or creed to which they belong. So it creates trust among people and binds them together in one harmonious whole. देखो बहुत important है, कॉन्स्टिट्यूशन में सभी सिटीजन्स के कुछ राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है। अभी आप पढ़ोगे या शायद 7th में आपने पढ़ा भी होगा कि व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स, और अगर नहीं पढ़े हैं तो अभी पढ़ेंगे। मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे देती हूँ कि सभी सिटीजन्स को ये राइट होता है कि वो अपनी बात को कह सकें, है ना, वो कहीं भी घूमने जा सकते हैं, किसी भी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो ये कुछ राइट्स हैं, ये फ्रीडम्स हैं जो कि हमारे देश के नागरिकों को प्रोवाइड की गई हैं। कोई भी धर्म के हो, कोई भी कास्ट के हो, किसी भी जेंडर के हो, अगर आप योग्य हो, इफ़ यू आर कैपेबल, इफ़ यू आर एलिजिबल, तो आपको कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं मिलेगा, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। दिस इज़ द राइट ऑफ एन इंडियन सिटीज़न, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का क्या सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस मतलब इसका महत्व क्या है, इसका कोई मतलब इसका यूज़ क्या है, क्यों बनाया है इसको। तो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले हर एक नागरिक को अधिकार देता है, उसके अधिकारों की रक्षा करता है। इट प्रोटेक्ट द राइट ऑफ ईच एंड एवरी सिटीज़न, उसकी जाति, धर्म या जेंडर या किसी भी पोस्ट, धन दौलत, किसी को भी उसके बीच में नहीं आने देता, ठीक है। नेक्स्ट, इट लिमिट्स द पावर ऑफ द 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी।
It thus restricts the abuse of power by those officials and leaders who carry out governmental and administrative functions. तो इसमें देखो, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, जो तीनों ब्रांच हैं गवर्नमेंट की, वो कौन कौन सी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये क्या होती हैं ये मैं आपको अभी इसी चैप्टर में आगे बताऊंगी। पर अभी आप समझ लो कि गवर्नमेंट में तीन जो ब्रांच होती हैं, तीनों ब्रांचों को कस के पकड़ के रखता है और उनको बिल्कुल उनके सामने रेस्ट्रिक्ट रहता है, स्ट्रिक्ट रहता है कि भाई अपनी अपनी पावर के आगे आप नहीं जाओगे। और दूसरी बात, एक दूसरे काम में दखलंदाजी नहीं करोगे, हाँ डिस्कशन करो लेकिन अपनी पावर के अंदर रहकर, ये नहीं कि कुछ भी मनमाना चल रहा है। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को ढंग से चलाने में, एक प्रॉपर वे से चलाने में हेल्प करता है। तो दिस इज द सेकेंड सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, it lays down the procedure of formation of government and defines the distribution of power. इसके अलावा गवर्नमेंट कैसे बनानी है, अब आप देखते हो डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी, तो हम वोट देते हैं, है ना, और जो लोग होते हैं, जो सिटीजन्स होते हैं, वो ही अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। वोट देने का जो राइट है वो भी एक फंडामेंटल राइट है। क्यों? क्योंकि आप किसी को भी वोट दे सकते हो, वो आपके ऊपर है। और सबसे बड़ी बात कि सभी के वोट सेम होते हैं, ऐसा नहीं है कि हिंदू है तो उसका वोट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम है तो उसका वोट कम इंपॉर्टेंट है, या फिर आप मेल हो तो आपका वोट इंपॉर्टेंट है, फीमेल हो तो आपका वोट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो किसी भी जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है। ये एक नेशनलिटी है, ये राष्ट्रीयता है, ये देशभक्ति की बातें हैं, देश के लिए जो काम किया जाता है उसके लिए, इसमें आपका धर्म जाति बीच में नहीं आते हैं। तो ये यही कह रहे हैं कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी और उसके अंदर कैसे कैसे पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो भी हमें कौन बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। It makes special provisions to protect the interest of the minority communities in the country. अब आप सबको पता है कि हमारे देश में कोई एक धर्म के लोग तो रहते नहीं हैं, ठीक है। तो मेजॉरिटी, माइनॉरिटी, ये वर्ड्स आपने सुन रखे होंगे। बेसिकली हम हिंदू राष्ट्र हैं, हिंदूज़ यहाँ पर सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन पुराने ज़माने में मुस्लिम्स भी आकर यहाँ पे बस गए। इसके अलावा सिख हैं यहाँ पर, बौद्ध हैं यहाँ पे, क्रिश्चियंस भी हैं यहाँ पे। तो हर प्रकार के, हर धर्म के, अलग अलग धर्म के लोग जब हमारे देश में हैं, तो मेजॉरिटी तो हिंदूज़ की है, लेकिन जो माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक जिसे कहते हैं, तो वो भी है यहाँ पर बहुत सारे। तो भाई उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, क्योंकि वो भी अब भूल चुके हैं कि वो किसी और देश के लोग थे, वो बहुत जनरेशन से यहीं रह रहे हैं, तो अब यही उनका देश है। तो उनका अधिकार बनता है कि उनको यहाँ पर ठीक से रखा जाए, ये हमारी ड्यूटी बनती है। ठीक है, पुरानी बातें हो गई, किसने किस पे अटैक किया, किसने किसको मारा, इट्स ओवर नाउ। लेकिन अभी जो दुनिया है वो प्रोग्रेस की दुनिया है, अभी हमें प्रोग्रेस करनी है, और अभी हमारे सामने जो कंडीशन है, हमें उसके हिसाब से काम करना है। हमारे सामने कंडीशन ये है कि हमारा देश एक सेक्युलर कंट्री है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, बहुत सारी अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, और उन सबको साथ में लेके हमें चलना है। ठीक है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बात का भी ध्यान रखता है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, बेसिकली तो हिंदू राष्ट्र है तो मेजॉरिटी तो हिंदुओं की हो गई, लेकिन जो मुस्लिम्स हैं या दूसरी कास्ट हैं उनको हम माइनॉरिटी कहते हैं, क्योंकि वो अल्पसंख्यक मतलब उनका जो नंबर है, उसकी जो संख्या है वो कम है। ठीक है, तो कम होने के बावजूद भी उनके अधिकारों में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो इसीलिए क्या कहते हैं कि हाँ, तो इसीलिए एक्सक्यूज़ मी, एक मिनट रुकना, तो रख के चली जाओ। हाँ ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन में उनका भी ख्याल रखा गया है, और उनके लिए भी वही राइट्स, वही ड्यूटीज़ बताई गई हैं जो मेजॉरिटी के लिए बताई गई हैं। तो कहने का मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है हमारे देश की, उनके राइट्स और उनकी ड्यूटीज़ का भी ख्याल रखता है, उनके राइट्स को भी प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट, it also ensures that no dominant group uses its power to suppress other less privileged groups। ये मैंने आपको बता ही दिया कि अगर हम मेजॉरिटी में हिंदूज़ हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि जो माइनॉरिटी वालों के ऊपर अपनी धौंस जमाएं, अपनी पावर को दिखाएं। ठीक है, ऐसा नहीं किया जाएगा। सेकेंडली, इट गारंटीज certain fundamental rights to the citizens which protect them from abuse or misuse of power by the government। इसके अलावा हम सिटीजन्स को भी बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं, जिसके कारण, अब ये राइट्स क्यों दिए गए हैं, ये राइट्स इसलिए दिए गए हैं ताकि गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग, जो पावरफुल लोग हैं, वो हमारा
शोषण ना कर सकें, हमारे को कुछ भी अपनी मनमर्जी नहीं चला सकें, अपनी पावर का मिसयूज़ ना कर सकें। तो आप देख सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन में हर किसी का ख्याल रखा गया है। गवर्नमेंट जनता ही चुनेगी, ठीक है। अब जब आपने चूज़ कर लिया, वोट दे दिया, आपने मंत्री बना लिया, तो वो मंत्री बनने के बाद कहीं आपको कल को धोखा ना दे दे, आपका यूज़, अपनी पावर का गलत यूज़ करके आपका एक्सप्लॉइटेशन ना करने लग जाए सिटीज़न का। तो इसीलिए सिटीजन्स को भी कुछ राइट्स दिए गए हैं कि आप एक मिनिस्टर को भी कोर्ट में ले जा सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है तो आप विद्रोह कर सकते हो और वापस गवर्नमेंट बना सकते हो। देखते हो ना, सरकार गिर गई, फिर चुनाव हो रहे हैं, फिर गवर्नमेंट बन रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों को बहुत अधिकार दिया गया है। आपको पता है किसी भी देश में ना 3 प्रकार के अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट्स होती हैं। पहली होती है डेमोक्रेसी, जो हमारे देश में है। इसमें क्या होता है, सिटीजन्स को बहुत सारे राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, बहुत सारे अधिकार होते हैं, और उसमें से एक अधिकार ये होता है कि हम ही अपने नेताओं को चुनते हैं, हम ही गवर्नमेंट में बैठे हुए लोगों को वोट देने के थ्रू चुनते हैं, ठीक है। ठीक है भाई। अब इस ऐसी डेमोक्रेसी सिस्टम जो होता है उसमें बिल्कुल भी एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि जो अपना गवर्नमेंट है वो कुछ तो भी मनमानी कर रही है, ऐसा नहीं होता है। सेकंड होता था मोनार्ची या मोनार्ची। तो उसमें क्या होता था, राजा का बेटा राजा, जो पहले ज़माने में चलता था। आप हिस्ट्री में पढ़ते हो ना कि अशोक है, उसके बाद उसका बेटा राजा बन गया। अब वो राजा ढंग का है कि नहीं है, फिर उसको झेलते थे लोग बाग। तो वो मोनार्ची जो थी वो बहुत रिस्की थी, क्योंकि कभी कभार तो राजा का बेटा अच्छा भी हो सकता है और कभी कभार हो सकता है बेकार हो, तो वो सारा कुछ बर्बाद कर दे। तो उस वक्त जो जनता होती थी उसको बर्दाश्त करती थी। यानी कि आप देख रहे हो कि डेमोक्रेसी इज़ फार बेटर देन मोनार्ची। और थर्ड पार्ट होता है, थर्ड टाइप होता है डिक्टेटरशिप। ये तो सबसे ही गलत है, जो आजकल वहाँ चल रहा है कोरिया में, है ना। वो किम जोंग की न्यूज़ सुनते हो, किम जोंग, उसमें क्या हो गया, हिटलर का नाम तो सबने सुना होगा, ही वॉज ऑल्सो अ डिक्टेटर। तो डिक्टेटरशिप इज़ अ थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री। उसमें क्या होता है ना, तानाशाही, मतलब गवर्नमेंट ने जो कह दिया वो तुम्हें करना ही है। आपके पास कोई राइट्स नहीं होंगे, आपके पास कोई भी फ्रीडम नहीं होगी। जो गवर्नमेंट ने बोल दिया है वो सिटीजन्स को फॉलो करना होता है, अदरवाइज ही और शी विल बी पनिशेबल, अदरवाइज दंड दिया जाएगा। तो इसलिए हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे देश में हैं जहां हमारे पास बहुत सारे राइट्स हैं। इसके बावजूद भी अगर लोग बाग लड़ाई झगड़ा करते हैं, दंगे फसाद करते हैं, तो कितनी शर्म की बात है। अगर आपको तो शुक्र मनाना चाहिए कि आप यहाँ पे हो, आप हिंदू हो तो अपना हिंदू धर्म फॉलो करो, कोई रोकने वाला नहीं है। मुस्लिम हो तो मुस्लिम धर्म फॉलो करो, कोई रोकने वाला नहीं है। आपके ऊपर कोई अत्याचार नहीं किया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं की जाएगी, तो भी मिलके रह लो, और मिलके रहने में ही मज़ा आता है। अब अपन पहले आपने क्लासेस में पढ़ा होगा डाइवर्सिटी वगैरह, कितना अच्छा लगता है जब आप अलग अलग तरीके के लोगों से मिलते हो। उनके त्यौहार अलग होते हैं, आपके त्यौहार अलग होते हैं, सब कुछ एक ही जैसा होता अगर तो क्या मज़ा आता, सीधी सी बात है। खैर, अभी हम पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। तो अब आपको समझ आया कि कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या सिग्निफिकेंस हैं। ये सबसे पहले तो कि कॉन्स्टिट्यूशन जो गवर्नमेंट है उसको भी कंट्रोल में रखता है कि भाई वो अपनी पावर का कुछ तो भी मिसयूज़ नहीं कर सकते हैं। ये सिटीजन्स को भी बहुत सारे अधिकार देता है, राइट्स देता है कि अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो यू कैन गो टू द कोर्ट्स, है ना। आप पूरी तरीके से अपने हक के लिए लड़ाई कर सकते हो। इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट के अलग अलग पार्ट्स हैं उन सबको बांध के रखता है, उन सबको एक दूसरे पर डिपेंडेंट होना सिखाता है। और दूसरी बात, यहाँ पे इंडिया में जो कि इतने अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, तो कोई मेजॉरिटी किसी माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार नहीं कर सकती है। तो हर किसी का ध्यान रखा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो दिस वॉज द सिग्निफिकेंट। अच्छा, आगे हम पढ़ें अगर, In this regard, our constitution emphasizes upon democracy, socialism, secularism, etc., which form the core ideology of our national conscience. अच्छा, अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके साथ कल डिस्कस करूँगी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना हमें कुछ वर्ड्स मिलेंगे, जैसे कि डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, इसके बाद रिपब्लिक और सोशलिज्म, जस्टिस, फंडामेंटल राइट्स। ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमारे गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त यूज़ किए थे। इन एक एक वर्ड को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हमें पता चलेगा कि हम कैसे देश में रहते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहलाता है और वो क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो ये मैं आपको कल पढ़ाऊँगी। आज मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छे से सुना होगा ध्यान से, और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन।
ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। कॉपी में जब भी काम करना होगा देन आई विल टेल यू कि क्या आपको कॉपी में लिखना है और क्या नहीं। अभी आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, चैप्टर को रीड करिए, वीडियो को अगर चाहो तो वापस से देख लो 2 बार 3 बार जितनी भी तुम्हारी मर्जी हो, बट फिर से मैं एक बार कह रही हूँ कि दिस इज़ द टाइम कि आप अपने आप को पहचानें और आपको जो सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता हो वही आपका करियर बनना चाहिए। ओके, तो टिल देन हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।